हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। ये मेरा थर्ड लेक्चर सीरीज़ है ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। आज मैं बात करने वाला हूँ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिन लोगों ने भी मेरे पिछले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है पॉलिटी का, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, उसके बाद आप थर्ड पे आइए, क्योंकि मैंने इस पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ को बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट किया है। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करूँगा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उसका साइलेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं बात करूँगा। तो जो सबसे पहला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके प्रोविजंस जो है ना वो कॉडिफाइड होते हैं। कॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब सिस्टमेटिक अरेंज्ड होते हैं उसके प्रोविजंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो लिखा नहीं है कहीं पे या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अनरिटन भी रिटन मतलब रिटन फॉर्म में होता है, राइट डाउन होता है, बट लेकिन उसके जो प्रोविजंस होते हैं ना वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉन क्वाडिफाइड होते हैं, मतलब कोई कहीं पर है कोई कहीं पे है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक सिंगल बुक है। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, डेट होली बुक इज कॉल्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ऐसा एक पर्टिकुलर बुक नहीं है उनका। ठीक है, कुछ कहीं पर है कुछ कहीं पर है, तो एक एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है वो। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। तो पहला फीचर क्या हो गया, इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलें। सेकंड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमने बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये कई सारे सोर्सेज है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स आता है वो होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब आया था, तो हमने मैक्सिमम पार्ट हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो उसके बाद ये मैंने पूरा लिस्ट दे दिया है, ये बुक का ही फ़ोटो है और मैंने फ़ोटो डाला है इसमें। तो आप इसको ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आप एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाँ ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, या फिर कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ये सब चीज़ें छोटे छोटे पूछ लेते हैं। तो ये जो पिक है, आप यहाँ पे पोस्ट करिए वीडियो को, इन सबको पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कहीं पे लिख लीजिए, आपको कहीं भी मिल जाएगा ये चीज़ आपको। ठीक है, और अगर आप चाहोगे तो मैं अपने फेसबुक पेज में ये डाल दूंगा, इसका पिक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, डीपीएसपी हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और हाँ बस, बाकी तो सब है, नॉर्मल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, अब जो कि यूएसएसआर अब रशिया जो हो गया है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करता है एक तरीके से। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले दो टाइप के सिस्टम होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताता हूँ। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो टाइप के हेड होता है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो होता है हमारा नॉमिनल हेड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंट। ठीक है, वो कौन होता है, वो हमारा नॉमिनल हेड होता है। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना, वो हमारा रियल हेड होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि हमारा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है बेसिकली। देखो, अब क्या होता है ना कि सबसे पहले सबसे नीचे कौन होता है, इलेक्टोरेट होता है। जो आम आदमी होता है ना, वो होता है हमारे इलेक्टोरेट। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं, वोट करके हम लोग कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एज एन लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर के उसमें हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, चूज़ करते हैं, हमने वोटिंग किया, उनमें से जो लोग जीते वो कौन बनते हैं, वो हमारा लेजिस्लेचर के मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर होता है वो हमारा। ठीक है, अब उन मेंबर्स में से जो लेजिस्लेचर
लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं, उन लेजिस्लेटिव मेंबर्स में से कुछ लोग जो हैं उन्हीं में से चुनते हैं और वो जाते हैं कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, उन्हीं में से चूज़ करके वो लोग कौन बनते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है ना, बेसिकली क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज़ अ सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव है वो कहाँ से चूज़ करके आते हैं, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है कहाँ से चूज़ करके आते हैं, वो लेजिस्लेटिव से चूज़ करके आते हैं। तो इसमें ये फ्यूज़न है। बट लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही हेड होता है। ठीक है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों सेम होता है उसमें। ठीक है, और दोनों सेम होता है, और वो कौन होता है, वो हमारा वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और इसमें एक और ख़ास बात होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। जो भी बंदा, जो भी पर्सन एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा, वो लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, बट प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता। जो एग्जीक्यूटिव का अगर वो मेंबर है ना, तो लेजिस्लेचर का मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अब जैसे हमारा जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। तो वहाँ पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, वो कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोरेट, जो आम जनता होती है वो इलेक्ट करती है। ठीक है, ये इसका पिक्टोरियल डायग्राम है कि जो इलेक्टोरेट होता है ना, वो अलग अलग एग्जीक्यूटिव को अलग से इलेक्ट करेगी और लेजिस्लेटिव को वो अलग से इलेक्ट करेगी। ठीक है, उन दोनों के लिए अलग अलग इलेक्शन होते हैं और अलग अलग ये लोग इलेक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग ये लोग चूज़ होते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं। और कौन करता है, आम जनता करती है वहाँ की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। और हमारे इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंशियल, ये सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, ठीक है। जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ फीचर है वो क्या है, कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो फ्लेक्सिबल है विद फ्यू रिजिड प्रोविजंस। मतलब क्या है कि वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बट उसके कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का मतलब बताता हूँ आपको। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें हम अमेंडमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कर सकता है, हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव कर सकता है। ठीक है, बट लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता, नहीं, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। बट लेकिन जो अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें रिक्वायर्ड मतलब जिसमें स्टेट का भी कोऑपरेशन चाहिए होता है। ठीक है, विच रिक्वायर्ड द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट एज वेल। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया कि हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव वो अमेंडमेंट कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कोई भी चेंज टाइम के साथ कोई भी चेंज ला सकता है और बहुत इजी वे में ला सकता है। बट लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसका अमेंडमेंट हो सकता है, बट लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसमें स्टेट का भी मतलब कोऑपरेशन हमें चाहिए होता है। ठीक है, उसमें स्टेट भी हामी भरनी चाहिए कि हाँ भाई हम भी राज़ी हैं। जैसे यूएस में क्या होता है, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर यूएस कांग्रेस ने अगर पास कर दिया ना कि ठीक है इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट बिल, उसने कोई भी एक भी अमेंडमेंट बिल पास कर दिया, वो तभी तभी वो लॉ में कन्वर्ट होगा जब जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, जो कई उसकी बाकी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, वो 3/4 टोटल में से 3/4 जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो रेक्टिफाइड कर दे। ठीक है, वो रेक्टिफाइड होना चाहिए, मतलब 75% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव वो रेक्टिफाइड होना चाहिए 75% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव से, तभी वो जो अमेंडमेंट बिल है तभी वो अमेंडमेंट होगा, वरना वो अमेंडमेंट नहीं होगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब अमेंडमेंट हो सकता है इसमें, बट लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तरीका। ठीक है, क्योंकि अगर 75% स्टेट लेजिस्लेटिव ने नहीं किया तो मतलब ये बिल ये कभी भी लॉ नहीं बनेगा, ये कभी भी अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, बट इंडिया के केस में क्या है कि हमारा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना है तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है वो ईजिली अमेंडमेंट ला सकती है और कर सकती है, उसमें कोई स्टेट का उनको नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। बट लेकिन हमारे इंडिया में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें स्टेट का 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा, उनकी हाँ में हाँ चाहिए होगी। ठीक है, जब अगर उन्होंने नहीं किया, अगर 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ने नहीं किया,
तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो तभी तो हमने बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है विद सम रिजिड प्रोविजंस। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ठीक है, अब उनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें रिजिड प्रोविज़न चाहिए हो, मतलब जिसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करता है, या जिसमें मोर देन 50% या 50% स्टेट लेजिस्लेचर का हमें रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है। देखिए, सबसे पहला क्या है कि आर्टिकल 54 और 55। ठीक है, आर्टिकल 54 55 क्या डील करता है, इलेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हमें कुछ भी चेंज करना हो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, तो हमें एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, तभी हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं इस आर्टिकल में 54 55 में। सिमिलरली आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 162 द एक्सटेंट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारा रिजिड प्रोविज़न लागू होता है। ठीक है, सेकंड क्या है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी। अगर हमें कोई स्टेट यूनियन या फिर स्टेट जुडिशरी के जो प्रोविजंस है उसमें हमें कुछ करना होगा, ठीक है, कोई चेंजेस लाने होंगे, तो उसके लिए भी हमें 50% स्टेट से रेक्टिफाई कराना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, जो थर्ड है वो क्या है, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11। ठीक है, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में आता है। अगर इसमें कुछ भी हमें चेंजेस लाने हैं तो 50% स्टेट लेजिस्लेचर से रेक्टिफाइड कराना होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। अगर हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट इसमें कुछ भी चेंजेस लाना होगा, किसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा या कम करना होगा, तो हमें 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का रेक्टिफिकेशन करना होगा। कोई भी लिस्ट जो कि शेड्यूल 7 में हो। शेड्यूल 7 में बेसिकली 3 लिस्ट है, मैं आगे बताऊंगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अगर उनमें कोई भी चेंजेस लाने हैं तो हमें सेम चीज़ करनी होगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करेगा। और आर्टिकल 368, ठीक है, जो कि डील करता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें इस आर्टिकल में कोई भी चेंजेस लाने होंगे तो हमें क्या करना होगा, 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, तभी हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उसमें कुछ प्रोविजंस, ये जो 6 प्रोविजंस हैं वो कुछ ये ऐसे हैं जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो 5th फीचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो है ना वो क्या है कि इट इज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। मतलब जो भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं इन 2 वर्ड का मतलब समझाता हूँ कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि वो दोनों है। ठीक है, मतलब फेडरल सिस्टम भी है बट विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम, मतलब दोनों फीचर्स है उसमें, फेडरेशन का भी है और यूनिटरी का भी है। अब एक इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है। देयर इज़ ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि उसमें डुअल गवर्नमेंटशिप होती है। मतलब एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट होगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। एक तो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और एक सेंट्रल में एक मेन गवर्नमेंट होगी। तो हमारा जो क्या है, हमारे में ये दोनों चीज़ है, हमारे में स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। हम बोल रहे हैं कि भाई अब ये आप तो बोलोगे कि नहीं ये हमारा तो पूरी यूनिटरी है, सॉरी फेडरेशन है। नहीं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करता है या यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। कब, मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिटरी सिस्टम के एग्जांपल, मतलब यूनिटरी सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो होता है। चाइना में होता है, यूके में होता है, फ्रांस में, श्रीलंका में। ठीक है, एंड एग्जांपल ऑफ फेडरल सिस्टम वो कहाँ कहाँ पे, यूएसए में है, कनाडा में है, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, और भी बहुत सारी हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पहले मतलब डिबेट चलती है बेसिकली, क्योंकि अब क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ दोनों है। ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है ये और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है,
तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना उस टाइम, वो बोलती थी कि नहीं भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एक प्रोफेसर थे केसी वेयर, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो क्या है, वो क्वासी क्वासी फेडरल है, सॉरी क्या बोला उन्होंने, क्वासी फेडरल है, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रू फेडरेशन का फीचर्स क्या क्या होता है, मतलब अगर कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। देखो सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये 6 चीज़ फॉलो करता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक ट्रू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सबसे पहला क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेकंड, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होना चाहिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो, ठीक है। थर्ड, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिजिड मैंने अभी आपको बताया था क्या, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फोर्थ, डिवीज़न ऑफ पावर होनी चाहिए। फिफ्थ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। एंड सिक्स्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हर चीज़ फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि देखो, सबसे पहला क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग जानते हैं, जो कि सुप्रीम है, ठीक है। तो पहला दूसरा केस एकदम वो फुलफ़िल कर रहा है। तीसरा क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि रिजिड है, ठीक है, रिजिड नेचर के हैं, ये मैं आपको बता चुका आपको पहले, ठीक है। ये अब हमारी 3 चीज़ जो है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट डिवीज़न है पावर्स का, ठीक है, क्लियर कट डिवीज़न है पावर्स का बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट। मैंने आपको 3 लिस्ट के बारे में बताया था, अभी मैं बताऊंगा आगे कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, एक लिस्ट 1, एक लिस्ट 2 और एक लिस्ट 3। लिस्ट 1 को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, उसमें वो प्रोविजंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है। लिस्ट 2 जो कि बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट, उसके अंदर वो प्रोविजंस या वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट लॉ बना सकती है। और थर्ड बोलते हैं, थर्ड लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट, वो लिस्ट है जिसमें दोनों में से कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे इसमें क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब क्लियर कट हमने पावर्स का डिवीज़न कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब ये 5वीं बात पूरी हो गई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है। लोकसभा जो रिप्रेजेंट करता है पीपल को, राज्यसभा जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ठीक है। और हमारे यहाँ एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी बॉडी है जो कि किसी भी डिस्प्यूट को करती है, ठीक है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और स्टेट बिटवीन स्टेट, स्टेट एंड स्टेट, बिटवीन द स्टेट, ठीक है, तो उसको वो रिजॉल्व करती है। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमारे 6 जो फीचर्स थे ट्रू फेडरलिज्म के वो फॉलो करते हैं। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे फीचर्स को फॉलो करता है। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग हैं, जो कि मैंने आपको बताया था यूनिटरी की तरह बिहेव करता है। वो क्या है, देखो सबसे पहला क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा विथ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। बट लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, फेडरेशन में क्या बोलते हैं भाई, अब क्योंकि बाइकैमरल होता है तो वो डुअल सिटीजनशिप का बात करता है। बट हमारे इंडिया में क्या है भाई, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल सिटीजनशिप है। बट लेकिन अगर जहाँ पे जो ट्रू फेडरलिज्म का जो बात होती है, ट्रू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक तो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक हर एक स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए का जो सेंट्रल है उसका एक अलग होगा और उसके अंदर जितने भी स्टेट है उन सबका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, उसका सिर्फ एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है विथ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है कि मतलब एमपी का सिटीजनशिप हो गया या फिर यूपी का हो गया, नहीं, हमारे यहाँ इंडियन का सिटीजनशिप है, हम इंडियन है। तो हम लोग सिटीज़न किसके हैं, हम इंडियन के सिटीज़न हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये एक डिस्टिंक्ट फीचर आ गया, ठीक है। उसका क्या हो गया, इंडिया कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स है। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकंड हो गया आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि भाई पार्लियामेंट जो है वो एरिया, बाउंड्री या फिर नेम किसी भी स्टेट का वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर सकता है, एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। बट लेकिन ट्रू फेडरलिज्म में ये चीज़ नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। अब क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका
कि और थर्ड फीचर क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है कि भाई नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज सस्पेंडेड। क्या होता है कि जैसी नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस टाइम पे जो सेंट्रल और स्टेट का जो भी पावर, जो डिवीज़न ऑफ पावर हमने किया था, वो हम लोग सस्पेंडेड कर देते हैं और हम बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्ट करेगा एज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, ठीक है। मतलब कि जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो यूनियन लिस्ट के हों, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट के हों, वो सारे के अंदर लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बनाएगा, ठीक है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, उस टाइम पे। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करेगा कैसे? एज एन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्लियर कट है, ठीक है। ये सीधा सीधा ट्रू फेडरलिज्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फोर्थ फीचर क्या है कि द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट गिवन अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मैंने आपको लेजिस्लेटिव मतलब आपको मैंने डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में बताया था ना कि 3 लिस्ट होती हैं। देखो अब वो शेड्यूल 7 में लिखा गया है, ठीक है। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है। पहला लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट क्या है? स्टेट। पहला लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट। एंड थर्ड लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बना सकती है, ठीक है। और लिस्ट 3 में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था इमरजेंसी के टाइम पे यूनियन लिस्ट हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट हो, इन सब में लॉ कौन बनाएगा? इन सब में लॉ बनाएगा सिर्फ और सिर्फ यूनियन, ठीक है, मतलब सेंट्रल। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं है उस केस में क्या होगा कि स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, यूनियन लिस्ट में यूनियन बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों में से कोई भी बना सकता है। बट कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि वो सब्जेक्ट जिसमें ऑलरेडी सेंटर ने बना रखा है लॉ, ठीक है, उसमें स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है, उसमें स्टेट नहीं बना सकता। और अगर ऐसा है कि स्टेट ने बना दिया पहले, ठीक है, बाद में सेंट्रल ने बनाया, तो फिर जो आगे जो प्रिवेल करेगा वो किसका करेगा? सेंट्रल का प्रिवेल करेगा, क्योंकि अथॉरिटी कौन है ऊपर? मेन अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल है। तो आगे कौन करेगा? सेंट्रल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। देखो यूनियन स्टेट लिस्ट में भी बना सकता है अगर वो स्टेट या फिर कुछ स्टेट मिलके बोले यूनियन को कि भाई हमारे इस सब्जेक्ट के लिए आप लॉ बनाइए, ठीक है, तब वो बना सकता है। वैसे नहीं बना सकता, मतलब ज़बरदस्ती नहीं बना सकता है स्टेट लिस्ट में। पर कॉन्करेंट लिस्ट में उसकी मर्जी है तो वो अपने हिसाब से बना सकता है जो लिस्ट बनाना होगा, ठीक है। अब एक और लिस्ट होती है जो कि बोलते हैं रेसिडरी लिस्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले रेसिडरी लिस्ट वो लिस्ट होती है जैसे कुछ सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों में से कहीं भी नहीं है, ठीक है, ना वो यूनियन लिस्ट में है, ना वो स्टेट लिस्ट में, ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो वो हम कंसीडर करते हैं कि भाई एक रेसिडरी लिस्ट है, वो इमेजनरी लिस्ट है और वो उसको वो वहाँ पे लिख देता है, ठीक है। उसकी जो पावर है ना, जो रेसिडरी लिस्ट में जो भी लॉ होंगे आने वाले, मतलब जो भी होंगे इन फ्यूचर या जो अब तक आ गए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पावर होती है वो किसके पास होती है? सेंट्रल के पास होती है। उसमें कौन लॉ बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट होता है और ये शिफ्ट करता है कहाँ की तरफ? यूनिटरी की तरफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन नेचर का तो है, बट उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो कि यूनिटरी है, ठीक है। अब कुछ और जो बात है वो क्या है कि जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, देखो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वैसे 3 होती हैं, IAS, IPS एंड IFS। IFS क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। ये 3 ऑल इंडिया सर्विस होती है, ठीक है। इसके जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं कौन? सेंट्रल। पर लेकिन वो काम कहाँ पे करते हैं? सर्व कहाँ पे करते हैं? अंडर द स्टेट के अंडर वो लोग सर्व करते हैं, ठीक है। पर अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल। यहाँ पे स्टेट नहीं कर रहा, यहाँ पे सेंट्रल कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। बट ट्रू फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट के अंदर कोई भी सर्विस है उसको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट ही करेगा, और वो काम किसके अंडर करेंगे? स्टेट के अंदर ही करेंगे। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल अपॉइंट कर रहा है और काम किसके अंदर कर रहे हैं? वो स्टेट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। और जो 6 कॉन्ट्राडिक्ट जो बात करते हैं फीचर्स है उसका, वो क्या है कि जो गवर्नर है, ठीक है,
वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। वो कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल से अपॉइंट होता है वो। और वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट को नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो किसको होता है रिस्पॉन्सिबल? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसको जाके वो डे टू डे का जो भी काम हो रहा है उस स्टेट में वो प्रेसिडेंट को बताएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बाकी जो अगर ट्रू फेडरलिज्म होता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर स्टेट है, ठीक है, तो अगर स्टेट का कोई गवर्नर है तो अपने स्टेट में ही के को रिस्पॉन्सिबल होता है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो गवर्नर है अपॉइंट कौन कर रहा है भाई? सेंटर कर रहा है, सेंटर को ही वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्रेसिडेंट को वो रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। तो गाइस ये फीचर्स थे, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स थे, सैलेंट फीचर्स थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रियम्बल के ऊपर होगा, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रियम्बल के ऊपर होगा और मैं उसको जल्दी ही अपलोड करूँगा। सो गाइज़ थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़। एक्चुअली मैं अभी इसको जल्दी करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, तो उसके लिए मैं रियली सॉरी बोलता हूँ। बट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए, जिससे और लोग आएँ और लोग देखें। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे और अच्छा लगेगा कि जितना लोग आएंगे, जितने लोग देखेंगे, जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे को मेल करो डायरेक्टली, ठीक है। मेरे को मेल कर सकते हो, मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आप फिर मेरे फेसबुक पेज है, आप मेरे फेसबुक पेज में आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछो, आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है मेरे को बताइए। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।